हाय एवरीवन, वेलकम टू द बेयर मिनिमम एजुकेशन। तो आज हम डिस्कस करेंगे 1 जनवरी 2023 की द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़पेपर एनालिसिस। But before I start, I would want to wish you a very happy new year. And in case you find these videos helpful, you can always let me know that by commenting below, liking the video and subscribing to my channel if you haven't done that. तो आज के वीडियो का पहला आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस का एक आर्टिकल है 50 सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स मिसिंग गवर्नमेंट। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। जैसा कि हम बहुत बार देख चुके हैं कि टूरिज्म आपके GS1 के पेपर के लिए इस साल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप 2018 का पेपर उठा के देखिए क्या चैलेंजेस है हेरिटेज कंजर्वेशन और टूरिज्म में, ये क्वेश्चन आ चुका है। और साथ ही में G20 की 200 से ज़्यादा मीटिंग्स होनी है 56 डिफरेंट रिमोट लोकेशंस पे। तो हम टूरिज्म को बहुत ज़्यादा हार्नेस करना चाहते हैं, अपने पोटेंशियल को एग्जिबिट करना चाहते हैं। काशी तमिल संगमम हो रहा है, स्वदेश दर्शन 2.0 रिलीज हो चुका है, अंबेडकर सर्किट, और लॉट इन टूरिज्म इज हैपनिंग लेटली, धर्मशाला डिक्लेरेशन। तो इसीलिए आपको पॉजिटिव्स तो बहुत सारे मिल जाएंगे। गवर्नमेंट्स बहुत सारी स्कीम्स, प्रसाद स्कीम हमने देखी थी, तो और बहुत सारे लेटली जो इवेंट्स चल रहे हैं, बहुत कुछ यू वुड गेट इन द ऑन द पॉजिटिव साइड ऑफ इट। पर कुछ चैलेंजेस भी हैं, हम कुछ चैलेंजेस अपने पास्ट वीडियोस में देख चुके हैं, लेकिन ये एक बहुत प्रोमिनेंट चैलेंज जो हमारे सामने आया है और इसी आर्टिकल में से कुछ एक चीज है जो आपके लिए प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो सबसे पहले तो सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स क्या होते हैं, कि हम इससे पहले इस पूरे आर्टिकल को देखें जो आपके लिए प्रीलिम्स की पर्सपेक्टिव से देखिए, क्योंकि टूरिज्म आए दिन हम कुछ ना कुछ टूरिज्म पे देख रहे हैं। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी कुछ कह रही है, सरकार बहुत ज्यादा हेरिटेज कंजर्वेशन पे एम्फसाइज कर रही है। सो इट बिकम्स इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ प्रीलिम्स ऑल्सो। यू नेवर नो, प्रीलिम्स कैन ऑलवेज शॉक यू। प्रीलिम्स बनाया ही आपको शॉक करने के लिए जाता है। तो इसीलिए सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स क्या होते हैं, देखिए, एक एक्ट है जिसका नाम है एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958 का ये एक एक्ट है। ठीक है, इसके तहत क्या होता है, जितने भी मॉन्यूमेंट्स या जितने भी हेरिटेज साइट्स हैं जो 100 साल से ज्यादा पुरानी हैं, ओके, उनको सरकार, केंद्रीय सरकार प्रोटेक्ट करती है, कंजर्व करती है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की एक बॉडी के थ्रू, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के थ्रू, ASI जिसे हम कहते हैं। तो इस पर्टिकुलर एक्ट के तहत व्हाट हैपेंस इज कि ये जो सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स हैं, आपको याद होगा ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, इनके जो 100 मीटर का डिस्टेंस होता है इसके आसपास एक पर्टिकुलर मॉन्यूमेंट के, वो प्रोहिबिटेड एरिया होता है। प्रोहिबिटेड एरिया मतलब कि वहां पे किसी भी तरह की कंस्ट्रक्शन अलाउड नहीं है, पर उसके आगे का जो 200 मीटर का एरिया होता है वो एक रेगुलेटेड एरिया होता है। यानी कि वहां पे अगर कोई भी इंक्रोचमेंट होती है, कोई कंस्ट्रक्शन होती है, कुछ भी, उसको ASI रेगुलेट करता है। ठीक है, तो ये बेसिकली ये एक प्रमाइस है सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स का। तो अब जैसे यहाँ पे लिखा है एज मेनी एज 50 ऑफ इंडिया 3693 सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स आर मिसिंग। तो मिसिंग का मतलब क्या होता है, जैसे हम कहते हैं कि आप ये रिपोर्ट्स बहुत बार पढ़ते हैं कि इतनी गर्ल्स मिसिंग होती हैं हर साल। तो मिसिंग का मतलब क्या होता है कि जो फीमेल फीटिसाइड हो गया उस केस में। तो यहाँ पे क्या है कि जब सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स को डिक्लेयर किया गया तो अराउंड 3600 से ज्यादा सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स उभर के आए, लेकिन इनमें से 50 ऐसे हैं जो किसी ना किसी रीजन की वजह से आज ट्रेसेबल ही नहीं है। कहीं के ऊपर डैम्स बन गए हैं, कहीं पे रिजर्वॉयर्स बन गए हैं, कहीं पे अर्बनाइजेशन हो गई है, तो सबमर्जेंस हो गई है। तो इस वजह से एक बहुत ही बड़ा कंसर्न है ये। ओके, तो यही बेसिकली पार्लियामेंट की एक कमिटी ने बताया है। सो वी विल रीड इट फर्स्ट एंड देन आई विल एक्सप्लेन टू यू, जो भी जहां पे भी मेरा एक्सप्लेनेशन की जरूरत है। तो इट इज अ मैटर ऑफ ग्रेव कंसर्न दैट सेवरल मॉन्यूमेंट्स। अब देखिए एक और चीज, क्योंकि टूरिज्म पे इतना कुछ हो रहा है, यू नेवर नो, कल्चर हेरिटेज टूरिज्म पे बहुत ही एक फुल फ्लेजेड एसे आ जाए, तो ऐसे में आप हर एक डायमेंशन को टच करेंगे। और इतने सारे चीजें हमने डिस्कस कर ली हैं अभी तक, इसके आगे आप कुछ एड ऑन ना भी करेंगे ना, यू विल गेट अ लॉट टू राइट। अभी तो देखिए एक साल तक, जब तक आपका मेंस आएगा, कुछ ना कुछ सितंबर तक चलता ही रहेगा। सो यू विल गेट इवन मोर पॉइंट्स इन द कमिंग टाइम। तो इसीलिए कीप ऑन एडिंग टू योर नॉलेज। तो यहाँ पे क्या लिखा है, इट इज अ मैटर ऑफ ग्रेव कंसर्न। तो अब अगर आप ऐसे लिख रहे हैं तो आप क्या लिखेंगे, आप ऐसे में ये लिखेंगे कि जाके स्क्रिबल कर देते हैं, रोहित लव्स
दिस, इस तरह की बातें, तो ये सही नहीं है। कहीं ना कहीं जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है, अगर आप आर्टिकल 51A पढ़ेंगे तो उसमें क्या लिखा है कि यू विल हैव टू प्रिजर्व योर हेरिटेज एंड इस तरह के मॉन्यूमेंट्स, तो आप फंडामेंटल ड्यूटी के भी अगेंस्ट जा रहे हैं। सो व्हेन यू राइट एन एसे, give it a holistic view, okay? It is a matter of grave concern that several monuments of national importance under the protection of Archaeological Survey of India have become untraceable, जैसा कि मैंने आपको बताया, क्योंकि पिछले कुछ सालों में रैपिड अर्बनाइजेशन हुई है, सबमर्जेंस हुई है डैम्स और रेजर्वॉयर्स की वजह से, और कईयों के केसेस में बहुत डेंस फॉरेस्ट पे वो लोकेटेड थे ऑलरेडी, हमें पता था वो वाले जो मॉन्यूमेंट्स हमने प्रिजर्व करने थे, इस वजह से हम उसे लोकेट नहीं कर पा रहे। ओके, कईयों की हमें प्रॉपर लोकेशन ही नहीं पता एग्जैक्टली कहाँ थी, और कईयों के केसेस में ऐसा है कि वो बेसिकली आप कह सकते हैं कि कई ऐसी टैबलेट थे या कई ऐसी इंस्क्रिप्शंस थी जो स्थायी नहीं है ना, मोबाइल है, उसको उठा के कहीं भी इधर से उधर शिफ्ट किया जा सकता है, तो इसीलिए उनको लोकेट करना बहुत डिफिकल्ट हो रहा है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म एंड कल्चर ने हाईलाइट की है। कौन सी रिपोर्ट में? इश्यूज रिलेटेड टू अनट्रेसेबल मॉन्यूमेंट्स एंड प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स इन इंडिया। देखिए, मैंने इस आर्टिकल से जान पूछ के, आई हैव चोजन दिस आर्टिकल एज द फर्स्ट आर्टिकल ऑफ दिस वीडियो डेलिबरेटली, क्योंकि इसके बाद हमें FAQ सेक्शन डिस्कस करना है द हिंदू का, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ओके, तो इसीलिए हम एक लाइटर और नाइसर से आर्टिकल से शुरू कर रहे हैं। द मिसिंग मॉन्यूमेंट्स इंक्लूड, अब देखिए ये जो जितने भी मिसिंग मॉन्यूमेंट्स है, इसमें से 11 उत्तर प्रदेश में है, 2 दिल्ली में है, 2 हरियाणा में है जो अनट्रेसेबल है। अब दिल्ली में तो अर्बनाइजेशन इतनी, हरियाणा में भी गुड़गांव का रीजन ये, और उत्तर प्रदेश में नोएडा, ग्रेटर नोएडा, ये वाले रीजन में बहुत रैपिड अर्बनाइजेशन हो रही है, जिस वजह से मॉन्यूमेंट्स आर गोइंग मिसिंग। एज पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 14 ऑफ दीज मॉन्यूमेंट्स हैव बीन लॉस्ट टू, अब देखिए इन्होंने कुछ डेटा भी लिखा है कि 50 में से 14 इसीलिए मिसिंग है क्योंकि अर्बनाइजेशन है, 12 इसलिए मिसिंग है क्योंकि वो रेजर्वॉयर्स और डैम्स के तहत सबमर्ज हो गए, तो इस तरह की चीजें। Okay, many such cases pertain to inscription, this I have discussed. अब साथ ही में एक और बड़ी चीज यहाँ पे लिखी है, दे ऑल्सो सेड, मतलब जो टीम है पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की, उन्होंने कहा है दैट द बल्क ऑफ द सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स वर आइडेंटिफाइड इन 1930s, 40s एंड 50s। तो बेसिकली 1930s, 40s, 50s में ये सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स को आइडेंटिफाई किया गया था, ठीक है। तो लेकिन आपने आइडेंटिफाई करके छोड़ दिया, आइडेंटिफाई करने के बाद आप और डिस्कवर करने लग पड़े नए मॉन्यूमेंट्स को, और मॉन्यूमेंट्स को आइडेंटिफाई करने लग पड़े, तो आइडेंटिफिकेशन से कुछ नहीं होता। पहले आप और आइडेंटिफाई करने के बजाय बल्कि उनको कॉन्जर्व करने पे भी ध्यान देना चाहिए था। तो यहाँ से एक और चीज जो आपके लिए, एक और फ्लॉ, एक और चैलेंज, एक और जो जहाँ पे फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि स्टाफ नहीं है, प्रॉपर मैन पावर नहीं है इन तरह के मॉन्यूमेंट्स को लुक आफ्टर करने के लिए। और देखिए ये अंडर स्टाफिंग और वैकेंसी की जो प्रॉब्लम है, ये तो हर सेक्टर पे, अगर आपको, मैं ये चीज़ पहले भी बोल चुकी हूँ, अगर आपको किसी नेशनल कमीशन पे क्वेश्चन आए, किसी स्टैट्यूटरी बॉडी पे क्वेश्चन आए GS2 में, तो बेझिझक और बिना सोचे 1 नंबर आपको मिल जाएगा अगर आप कुछ इस तरह से बना के लिख देंगे कि अंडर स्टाफिंग है, इस वजह से डिले है केसेस को देखने में, इन्वेस्टिगेशन करने में, तो ये हर जगह आप लिख सकते हैं। तो अंडर स्टाफिंग की प्रॉब्लम यहाँ पे भी है। ओके, तो यही चीज यहाँ पे लिखी है। ऑल्सो द प्रायोरिटीज, और साथ ही में उसके बाद जितनी भी सक्सेसिव गवर्नमेंट्स आई, उन्होंने हेरिटेज पे ध्यान देने के बजाय हेल्थ पे और बाकी तरह की डेवलपमेंट पे, इस पे ध्यान दिया। इवन नाउ दे आर ग्रैपलिंग विद एन एक्यूट मैन पावर शॉर्टेज टू फिजिकली मैन ऑल द बिग एंड स्मॉल मॉन्यूमेंट्स विच मे फॉल अंडर द पर्टिकुलर रीजन, जो चीज हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट मेक्स योर आंसर मोर ऑथेंटिक एंड मोर रिलायबल एंड क्रेडिबल, जब आप CAG की रिपोर्ट्स, अगर आप इंडिजनाइजेशन ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट्स पे कोई क्वेश्चन है, तो आप CAG की रिपोर्ट लिखिए, जो अभी हमने रिसेंटली डिस्कस की कि 2021 तक की उन्होंने डेटा निकाला है CAG ने, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। तो उन्होंने क्या बताया डिफेंस के केस में, अगर हम बात करें कि आप मिशन मोड पे जो लेके आते हैं प्लान्स कि हम मिशन मोड पे इन्हें बनाएंगे, 5 साल की डेडलाइन है, ठीक है, तो 5 साल की डेडलाइन है और 5 साल का ही ज्यादा आप एक्सटेंशन आगे ले लेते हैं, तो उतनी जितनी की डेडलाइन है उतना आप एक्सटेंशन ले लेते हैं, तो कौन सा मिशन मोड? मिशन मोड का तो मतलब ही होता है कि हमें तेजी से कंप्लीट करना है, तो बहुत डिले हो रहा है कंप्लीशन में, इवन मिशन मोड प्रोजेक्ट्स में, तो बाकी प्रोजेक्ट्स तो बहुत बात की बात है। तो इस तरह की रिपोर्ट्स अगर आप कोट करेंगे तो आप उसमें नहीं एक तो इंक्लूड हो रहे। सबसे पहली बात, जो यूपीएससी के पेपर्स में जिस तरह की न्यूट्रलिटी एक आपकी तरफ से दिखनी चाहिए, होनी भी चाहिए, केवल दिखनी नहीं चाहिए, और साथ ही में उसको किसी एक बड़ी अथॉरिटी ने बोला है, योर आंसर गेट्स वेट। तो यहाँ पे भी जो CAG की रिपोर्ट है 2013 की, उसने क्या बताया था कि 92 ऐसे मॉन्यूमेंट्स हैं जो मिसिंग है,
ये पहली बार फिजिकल वेरिफिकेशन हुई थी कि अच्छा हमने सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स इतने डिक्लेयर किए हुए हैं 3,000 से ज़्यादा, अच्छा वो है कहाँ कहाँ, हम ये तो देख लें कि वहाँ पे भी है कि नहीं है, ठीक है। तो जब इसको इस तरह की वेरिफिकेशन हुई तो सीएजी ने कहा कि देखिए 92 मॉन्यूमेंट्स तो ट्रेसेबल ही नहीं है, दे आर मिसिंग। लेकिन फिर बहुत ज़्यादा उसमें एफर्ट्स केंद्रित किए गए उनको ढूंढने में। तो फिर क्या हुआ कि बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स उसमें से 42 मिल गए, दे वर आइडेंटिफाइड जब एएसआई ने एफर्ट्स किए अपने। लेकिन उसके बाद 50 मॉन्यूमेंट्स अभी भी मिसिंग है, ठीक है। तो वी होप कि इन पे भी और ध्यान केंद्रित किया जाए, उनको ट्रेस किया जाए। अब देखिए अर्बनाइजेशन के केस से अगर इतने सारे जो अर्बनाइजेशन की वजह से सबमर्ज हो गए हैं जो मॉन्यूमेंट्स, उन वो तो एक तरह से इररिकवरेबल हैं। कहाँ से अब आप अब घर तोड़ देंगे क्या उसके ऊपर जो भी कुछ बना है, या बिल्डिंग्स बनी है, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं, मॉल्स हैं, पार्क्स हैं, तो आप क्या कर लेंगे। तो ये बहुत बड़ा कंसर्न है। हाउ विल द फ्री फूड ग्रेन स्कीम वर्क नाउ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके तो क्या हुआ है आप जानते हैं, कैबिनेट ने, अब देखिए यहाँ पे बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत इजी है, अगर आप इसको ध्यान से नहीं सुनेंगे तब कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ओके तो कैबिनेट ने रिसेंटली क्या डिक्लेयर किया है, कैबिनेट का डिसीजन आया है दिसंबर 23 को कि हम अब जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है, पहले तो हम ये देखते हैं नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है क्या, इसके तहत क्या होता है। अगर आप एलिजिबल हैं, देखिए 81 करोड़ ऐसे पॉपुलेशन है भारत की जो एलिजिबल है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत 5 किलो फ्री फूड ग्रेन्स लेने के लिए। तो अगर आपने जैसे फ्री फूड ग्रेन्स नहीं, 5, देखिए आई विल टेल यू यहाँ पे क्या होता है, एनएफएसए के तहत क्या होता है कि अगर आप एलिजिबल हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आई एम रियली सॉरी आई मिक्स्ड अप अ थिंग, अब आप ध्यान से सुनिए। एनएफएसए के तहत क्या होता है कि अगर आप एलिजिबल हैं तो आप राइस ले सकते हैं 3 रुपए प्रति किलो, आप वीट ले सकते हैं ₹2 पर केजी, और आप कोर्स सीरियल ग्रेन ले सकते हैं ₹1 पर केजी, ठीक है। तो अभी मैंने क्या बोला, एनएफएसए के तहत इतना इतना आपको पे करना पड़ेगा। लेकिन आप ऑलरेडी ये बात जानते हैं कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना कोविड के समय पे लाई गई थी, जिसके तहत आप ये जो एनएफएसए के तहत पे करके 1 रुपए 2 रुपए 3 रुपए पे जो फूड ग्रेन ले रहे हैं वो तो आप ले ही सकते हैं उतने ही अमाउंट पे, 1 रुपए 2 रुपए 3 रुपए के अमाउंट पे। लेकिन इसके ऊपर ओवर एंड अबव दिस आपको 5 किलो का फ्री ग्रेन्स भी मिल रहा था सरकार की तरफ से, ठीक है। तो अब ये 5 किलो का जो फ्री ग्रेन मिल रहा था इसको कंप्लीटली वाइप आउट कर दिया गया है। अब ये 5 किलो के फ्री ग्रेन्स नहीं मिलेंगे, फूड ग्रेन्स नहीं मिलेंगे हर महीने, पर जो एनएफएसए के तहत आप 2 रुपए 1 रुपए और 3 रुपए में खरीद रहे थे वो अब आपको फ्री मिलेगा 5 किलो, ठीक है। तो ये बेसिकली अब हो गया है। तो मैं स्टार्टिंग में इसीलिए 5 किलो फ्री फूड ग्रेन्स बोल गई थी क्योंकि वो अब वाला सिनेरियो, पहले मुझे आपका पहले वाला सिनेरियो बताना था, सो दैट इज हाउ द थिंग्स गॉट मेस्ड अप। ओके तो फाइनली अब हम देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। अब देखिए वैसे तो इसको ऑलरेडी बहुत बड़ा बार बार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को एक्सटेंड किया जा रहा था, इलेक्शंस आफ्टर इलेक्शंस, बहुत सारे स्टेट असेंबली इलेक्शंस हुए, तो इसको ऑलरेडी एक पॉलिटिकल मूव बोला जाता था कि फ्री राशन जिनको मिलेगा वो ऑब्वियसली वुड वोट फॉर द रूलिंग पार्टी, सो दिस वाज बीइंग सेड अबाउट इट। अब हम देखते हैं कि इसका क्या इम्पैक्ट होगा फूड सब्सिडी बिल पे। देखिए सब्सिडी वाला जो रीजन है वो ऑलरेडी बहुत कंट्रोवर्शियल है। सब्सिडीज हमारे बजट में से सबसे ज़्यादा सब्सिडीज, पेंशंस, सैलरीज सबसे ज़्यादा तो यहाँ पे केंद्रित हो जाता है बजट का अमाउंट। तो डेवलपमेंट पे तो कितना ही लग पाता है, तो आप बजट हर साल का देखिए और उसमें अमाउंट एलोकेशन देखिए कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा हो रही है। तो सब्सिडीज भी उसमें से एक है। फर्टिलाइजर सब्सिडी एक बहुत बड़ा कंसर्न है, बहुत सारे एडिटोरियल्स भी इस पे डिस्कस कर चुके हैं। तो अब हम देखते हैं कि क्या सब्सिडी का जो बर्डन है वो और बढ़ गया है, क्योंकि अब 80 करोड़ के करीब जो लोग हैं उनको जो पहले 1 रुपए 2 रुपए 3 रुपए में मिल रहा था वो सब कुछ अब फ्री मिलेगा 5 किलो तक, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि इसका क्या इफेक्ट होगा। अब देखिए एक अगर नॉर्मल ईयर है जिसमें कोई कोविड डिसरप्शन नहीं है, कुछ नहीं है, यानी कि मैं कोविड के आने से पहले की बात कर रही हूँ, वही बात कर रही हूँ, आई अगेन रिपीट, जब आप अगर आप एलिजिबल होते एनएफएसए के तहत तो आप 1 रुपए 2 रुपए और 3 रुपए में अपनी फूड ग्रेन्स खरीदते हैं। तो अब देखिए एक और चीज, आप ये चाहे बहुत कम लग रहा है आपको सुनने में, 1 रुपए 2 रुपए 3 रुपए, पर इससे भी सरकार कुछ कमा रही थी। तो सरकार इससे कितना कमा पा रही थी, 15,000 से 16,000 करोड़ रुपए, ठीक है।
तो लेकिन बाकी तो खुद से लगा रही थी, ग्रेन्स तो इतनी सस्ती नहीं है, ठीक है। तो उस पूरे जो कोविड से पहले हुआ करता था एनएफएसए के लिए 2 लाख करोड़ रुपए लगा करते थे। फिर आ गया प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, जब कोविड आया, और 2 साल हो गए हैं कोविड आए को और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को भी। तो इन 2 सालों में एक्चुअली 2 लाख करोड़ से 4 लाख करोड़ हो गया, यानी कि डबल हो गया ऑलमोस्ट, ठीक है। तो इतना बड़ा बर्डन आ गया क्योंकि 5 किलो हर किसी को फ्री मिल रहा था ओवर एंड अबव दिस, ठीक है। लेकिन अब क्या है, क्योंकि हम ये PMGKAY हटा दिया है हमने, और हम बस अब NFSA के तहत जो एक सब्सिडाइज रेट पे मिला करता था हमने उसको फ्री कर दिया है। तो क्या हुआ है, जो 15,000 और 16,000 करोड़ रुपए पहले 1 रुपए 2 रुपए 3 रुपए से आया करता था सरकार के पास, बस वही तो नहीं आ रहा ना। ओके, बस वो सरकार को अपनी तरफ से एक्स्ट्रा लगाना है 15,000 करोड़, 2 लाख करोड़ पे 15,000 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा लगाना है, बाकी 2 लाख करोड़ तो बच गए ना, जो 4 लाख करोड़ तक ऑलमोस्ट हमारा डबल बिल हो रहा था। तो कहीं ना कहीं ये एक फ्री भी है। यही सबसे बड़ा इसका पॉलिटिकल जो कंट्रोवर्सी है कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं और हमारी जो रूलिंग पार्टी है वो रेवड़ी कल्चर को काफी बाकी पार्टीज जो करती हैं, दे बिकम रेवड़ीज एंड व्हाट दे डू इज दैट बिकम्स वेलफेयर। तो ये एक बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म है, लेकिन कहीं ना कहीं ये फिजिकल प्रूडेंस भी है, यहाँ पे दिखाया गया है कि 2 लाख करोड़ की तो बचत हो रही है ना। तो दैट इज हाउ ये एक फिस्कली प्रूडेंट यहाँ पे दिखाया गया है कि एक स्टेप है। ओके, तो 2 लाख करोड़ का जो यूनियन बजट पे बर्डन था वो इस साल कम हो जाएगा। ओके, अब हम देखते हैं फूड ग्रेन स्टॉक्स के लिए कितना इसका इफेक्ट होगा, और सबसे ज्यादा बड़ा इम्पैक्ट फूड ग्रेन के स्टॉक्स पे ही है, इसीलिए आप इसको ध्यान से सुनिए। एक्सपर्ट्स पॉइंट आउट दैट द मूव विल बी इवन मोर ऑफ अ रिलीफ फॉर स्ट्रेस्ड फूड ग्रेन स्टॉक्स। ओके, दी एनुअल, अब देखिए क्या होता है, अगर हम NFSA की बात करें तो एनुअली एक साल में फूड ग्रेन की रिक्वायरमेंट कितनी होती है, जो 81 करोड़ लोगों को देनी होती है, 520 लाख टन की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। लेकिन जब प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना आया तो एडिशनल 480 लाख टन की भी जरूरत पड़ने लगी। तो आप खुद सोचिए कि कितना ज्यादा फूड चाहिए था। लेकिन जब प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना लाया गया था तब इतनी बड़ी दिक्कत नहीं थी, क्योंकि फूड प्रोडक्शन, गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट, गवर्नमेंट स्टॉक्स, ये सब कुछ अपने रिकॉर्ड लेवल से ब्रीच कर रहे थे। तो प्रोक्योर भी सरकार बहुत कर रही थी। एग्रीकल्चर ये एकमात्र ऐसा सेक्टर था जो ग्रो कर रहा था 3 से 4% से, है ना, बाकी सब तो कोविड के टाइम पे एकदम बुरी स्थिति में थे। तो सब कुछ अच्छा था, स्टॉक्स बफर से भी ज्यादा थे, सब एवरीथिंग वाज सूटेबल। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना लाई जा सकती थी, इसीलिए लाई गई। अब फूड ग्रेन ही नहीं होगा तो कहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होगा, है तभी तो डिस्ट्रीब्यूट किया गया, ठीक है। लेकिन अब 2022 का केस थोड़ा अलग है, ठीक है, ये साल थोड़ा डिफरेंट था। क्यों? क्योंकि राइस और व्हीट की हार्वेस्ट तो हुई नहीं, दे हैव बीन लोअर दिस ईयर। ओके, बहुत सारे क्लाइमेटिक इवेंट्स, रेनफॉल पैटर्न सही नहीं था, फर्टिलाइजर शॉर्टेज आपको पता है, रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से इन्फ्लेशन, फर्टिलाइजर इन्फ्लेशन, फूड सिक्योरिटी, ये सब कुछ बहुत ज्यादा डिटोरिएट कर दिया राइस और व्हीट के हार्वेस्ट को। जब फूड प्रोडक्शन ही नहीं हुई है, हार्वेस्ट ही नहीं हुई है, तो प्रोक्योरमेंट इतनी कहाँ से हो पाएगी, प्रोक्योरमेंट नहीं होगी तो डिस्ट्रीब्यूट कहाँ से होगा, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली 2022 के टाइम पे ये सॉर्ट ऑफ इम्पॉसिबल हमें दिख गया कि अब इसको कंटिन्यू नहीं किया जा सकता। ओके, और साथ ही में इंडिया के व्हीट स्टॉक की अगर हम पर्टिकुलरली बात करें, दे हैव डिप्ड डेंजरसली क्लोज टू द रिक्वायर्ड बफर स्टॉक लेवल। तो ऑलमोस्ट उतना ही है जितना बफर स्टॉक का नॉर्म है। तो आप जब बफर स्टॉक नॉर्म पे ही बिल्कुल वो खड़ा है आज वो लेवल, तो आप कहाँ से एक्स्ट्रा डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत। तो वही एक बहुत बड़ी दिक्कत थी। अब देखिए साथ ही में एक और चीज़ है, ये चीज़ यहाँ नहीं लिखी, बट दिस इज व्हाट एक्सपर्ट्स आर सेइंग। दे आर सेइंग दैट अगर आप खुद सोचिए कि आप 5 किलो फूड ग्रेन पर बंदा मिल रहा है फ्री, है ना, इतने 2 साल से, और कितना ही फूड ग्रेन्स लग जाएगा एक हाउस होल्ड में। तो खुद सोचिए, ब्लैक मार्केट में ये बिकने लगा था फूड ग्रेन्स जो वो फ्री में ले रहे हैं उसको, और बहुत सारी और हमें दिक्कतें। अब लोगों को देखिए क्या चाहिए, प्रधानमंत्री जो आवास योजना है उसके तहत घर बन गया बहुत लोगों का, खाना फ्री आ रहा है। Why would people work? There was no incentive to work. ये अब कोई सरकार wouldn't say it. No government would come up and say this ever, because this is not politically correct, and this is also not, maybe it doesn't sound well also. Okay, but this is somewhere or the other a fact. This is exactly what experts are saying. People should go back to work now. कोविड sort of has gone, although हम चाइना में एक सर्च देख रहे हैं, बट स्टिल यू विल हैव टू वर्क। आप फ्री सब कुछ पे नहीं निर्भर रह सकते पूरी जिंदगी। ओके,
तो यही बेसिकली सरकार ने कहीं ना कहीं करने की कोशिश की है. एट द एंड ऑफ द डे कंटिन्यूइंग PMGKAY वाज मोर. अब देखिए यही यहाँ पे लिखा है, ये कैश की प्रॉब्लम नहीं थी. 2 लाख करोड़ की प्रॉब्लम से ज्यादा कहीं ना कहीं ये ग्रेन की प्रॉब्लम थी. जब इतना प्रोक्योरमेंट ही नहीं हो रहा तो कहाँ से हाउ वुड इट बी पॉसिबल. व्हाट आर द पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. ऑल्दो इस पे आपके लिए 1-2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है तो हम उस पर ज्यादा एम्फोसिस देंगे, बट स्टिल. अब देखिए बहुत सारे जो इकोनॉमिस्ट हैं उनका ये कहना है, जैसे प्रणब सेन जो फॉर्मर चीफ स्टैटिस्टिशियन है इंडिया के, उन्होंने कहा है दिस इज डेफिनेटली अ पॉलिटिकल मूव, अ प्योरली इकोनॉमिक डिसीजन है. वुड बी अगर आप सच में ही इतना फिस्कली प्रूडेंट होना चाहते थे और एक प्योरली इकोनॉमिक डिसीजन लेना चाहते थे तो आप प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को कंप्लीटली वाइप आउट कर देते, जो आपने ठीक है अभी भी कर दिया. लेकिन आप NFSA के तहत जो 1 रुपए 2 रुपए 3 रुपए पे चीजें मिल रही थी वैसे ही देते, इसको भी फ्री ना करते. तो दैट वुड हैव बीन अ प्योरली इकोनॉमिक डिसीजन, बट somehow the politics has creeped in to this decision as well. But this free food grain announcement is damage control to combat any. अब देखिए वही डैमेज कंट्रोल करने की सरकार ने कोशिश की है. इनका ये कहना है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना गया तो इतनी जनता जो 81 करोड़ पीपल इज ह्यूज, जो बेनिफिट हो रही थी दे वुड गो अगेंस्ट यू. तो कहीं ना कहीं आपको वो डैमेज कंट्रोल करना था और आपने कह दिया कि ठीक है जो आप पहले 1-2 रुपए में खरीद रहे थे वो अब आप वो फ्री लीजिए. If this announcement was meant to dampen backlash against the end of PMGKAY, it is unclear what will happen. देखिए अभी ये 2023 तक के लिए है ना, तो 1 साल के लिए बेसिकली ये चीज़ अनाउंस की गई है कि ये फ्री है. लेकिन 2023 के एंड के बाद 2024 में तो इलेक्शंस हैं, ऑफ कोर्स इट वुड गेट एन एक्सटेंशन. ये इन इकोनॉमिस्ट का कहना है. तो क्योंकि द गवर्नमेंट कैन नॉट अफोर्ड टू कि पीपल उनके अगेंस्ट हो जाए. तो ये चीज़ यहाँ पे लिखी है. द मोर सटल पॉलिटिकल फॉल आउट विल बी इन द स्टेट्स स्पेशली. अब देखिए एक और चीज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, पता है क्योंकि यही चीज़ मैं आपको बता रही थी, 1-2 पॉइंट जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है. अभी तक क्या हो रहा था, अभी तक सरकार दे रही थी 1 रुपए 2 रुपए 3 रुपए, मतलब मैं कोविड से पहले की बात कर रही हूँ, ठीक है. तो वो उसमें बेसिकली इतने रुपए पे आप ले सकते थे अगर आप एलिजिबल थे. लेकिन बहुत सारी सरकारें हैं, जैसे तमिलनाडु सबसे पहले आता है, केरला, कर्नाटका, ये स्टेट्स ऐसी थी जो ऑलरेडी वो भी फ्री पे कर रही थी. यानी कि उसका जो बर्डन था, फिस्कल बर्डन था, वो कौन उठा रहा था, वो स्टेट गवर्नमेंट उठाती थी. तो इससे उनको पॉलिटिकल एडवांटेज मिलता था क्योंकि पीपल वुड वोट फॉर देम. और कोविड में तो एक और बड़ा एडवांटेज लोगों को, इन स्टेट्स के लोगों को, अगर आप एलिजिबल हैं NFSA के तहत आपको सब कुछ फ्री मिल रहा है. ये नहीं कि 1-2-3 रुपीज अलग खरीदिए एंड ओवर एंड अबव दैट आप 5 किलो को फ्री मिलेगा. तो आपको 5 किलो वाला भी फ्री, वो तो केंद्रीय सरकार फ्री दे रही है. फिर उसके बाद जो 1-2 रुपए वाला है वो भी आपको फ्री ही मिल रहा है, वो आपको स्टेट गवर्नमेंट दे रही है. तो अब स्टेट गवर्नमेंट इस बेसिस पे वोट्स मांग सकती थी, अपना अचीवमेंट दिखा सकती थी. लेकिन अब नहीं दिखा सकती. अब सारा क्रेडिट किसके पास जाएगा, केंद्रीय सरकार के पास, क्योंकि इट हैज सॉर्ट ऑफ बिकम अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम कंप्लीटली, के इसका भार सारा कौन उठा रहा है, केंद्रीय सरकार. तो वो क्रेडिट ही खत्म हो गया. तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल फॉल आउट होने वाला है इन स्टेट्स के लिए. ओके, दिस विल गिव देम. अब देखिए लेकिन बात तो ये है ना, अगर हम इसको थोड़ा सा स्मार्टली देखने की कोशिश करें ना, तो कहीं ना कहीं जो सरकार आप लगा रहे हो कुछ चंद हजार करोड़ तो लगता होगा पर स्टेट गवर्नमेंट, अगर आप वो उसको सब्सिडाइज कर रहे हो तो NFSA वाले ग्रेन्स को, तो वो पैसा अब आपका बच गया. जो फिनेंशियल सरप्लस वहां से आएगा उसको किसी अच्छी चीज के लिए लगाया जा सकता है. जैसे अब देखिए हम कहते हैं प्रोटीन डेफिशिएंसी है, पल्सेस नहीं है, स्पाइसेस नहीं है, एडिबल ऑयल नहीं है, तो आप ये देना शुरू कीजिए. जो आपका पैसा वहां से बच रहा है, पॉलिटिक्स यहाँ भी खराब नहीं होगी, ठीक है. तो इवन इट इज गुड, क्योंकि जो फिनेंशियल सर्विस यहाँ से आ रहा है तो आप उसको फूड सिक्योरिटी के बजाय अब न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी पे लगाइए. तो ये एवरी, अगर हम पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से भी देखें, एवरी क्राइसिस कैन बिकम एन अपॉर्चुनिटी. तो ये एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है. हाउ विल इट इम्पैक्ट बेनिफिशियरीज. अब बेनिफिशियरीज भी तो इफेक्ट होंगे ना, क्यों इफेक्ट होंगे, तो अब आप ये देखने की कोशिश कीजिए. लीविंग असाइड गवर्नमेंट बजट्स, हाउस होल्ड बजट्स कुड बी अपेंडेड बाय द मूव. अब यहाँ पे लिखा है कि हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा. कैसे बढ़ेगा. द राइट टू फूड कैंपेन एस्टिमेट दैट द पुअर फैमिलीज वुड बी फोर्स्ड टू स्पेंड 750 to 900 a month to access the current level of ration entitlement. राशन कार्ड होल्डर्स हु हैव रिसीव्ड 10 kg ऑफ ग्रेन्स. तो यहाँ पे बेसिकली क्या लिखा है, जो पहले 10 किलो फ्री ग्रेन्स मिला करते थे हर महीने, तो अब उसमें से 5 ही किलो मिल रहा है ना फ्री. आप समझ रहे हैं. अगर आप 5 किलो से ज्यादा खाता है पर बंदा, या जितना भी आपका हाउस होल्ड है, तो फिर वो तो आपको खरीदना ही पड़ेगा ना. तो 750 से 900 का खर्चा बढ़ सकता है. ये यहाँ पे लिखा है. आई होप यू अंडरस्टूड इट. अब देखिए, आप जानते हैं रिमोट वोटिंग का जो कॉन्सेप्ट है हम पिछले 2 दिन में काफ़ी इलेबोरेटेड मैनर में देख चुके हैं. लेकिन हमें ये आज यहाँ पे कुछ एडिशनल पॉइंट्स है, कुछ प्रेजेंस के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके लिए जानने ज़रूरी हैं. और अगर आपने बाई चांस पिछली वीडियोज़ को मिस किया है तो इसीलिए ये और इम्पॉर्टेंट है आपके लिए.
अब देखिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने दिसंबर 28 को क्या कहा है कि हम पायलट मोड पे अब तैयार हैं इम्प्लीमेंट करने के लिए रिमोट वोटिंग फॉर डोमेस्टिक माइग्रेंट्स। ठीक है, तो जैसे रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स का प्रोटोटाइप तैयार है, उसको बेसिकली टेस्ट किया जाएगा। तो बेसिकली जितने भी माइग्रेंट्स हैं, इफ़ यू आर अ रेजिडेंट से ऑफ हिमाचल प्रदेश, यू आर स्टेइंग इन बेंगलुरु, यू आर वर्किंग देयर, ओके, द सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, सो यू आर वर्किंग देयर, यू एम्प्लॉयड देयर एंड यू वांट टू, अब हिमाचल प्रदेश के इलेक्शंस आए, ठीक है, तो आपको वोट करना था तो आप नहीं कर पाए क्योंकि आप तो यहाँ रह रहे हैं। तो आपका क्या हुआ, माइग्रेंट्स का डिसएनफ्रेंचाइजमेंट हो गया। ठीक है, माइग्रेंट बेस्ड डिसइनफ्रेंचाइजमेंट, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कहना है कि इतने टेक्नोलॉजिकल एरा में भी हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते, हम यहाँ डेवलप ये मिसाइल, ये सैटेलाइट, दिस दैट, तो आप लेकिन राइट टू वोट कहते हैं इसको ड्यूटी टू वोट बना दो, फंडामेंटल ड्यूटी में ऐड कर दो। तो फंडामेंटल ड्यूटी में ऐड कर दोगे तो क्या ये ऐसे एयर टिकट ले लेके वहां पे जाएंगे? तो कुछ तो सरकार को भी करना पड़ेगा ना। बिफोर यू इवन थिंक ऑफ ड्यूटी टू वोट बना देना फंडामेंटल ड्यूटी, यू विल हैव टू प्ले योर ओन रोल। तो वही ईसीआई ने कहा है। ओके, तो ये बेसिकली माइग्रेंट्स के लिए, जो इंटरनल माइग्रेंट्स है, बेसिकली एक स्टेट से दूसरी स्टेट, एक ही स्टेट में एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हैं, उनके लिए दिस वुड बी अ वेरी गुड ऑप्शन। ओके, तो अगर हमें कॉन्सेप्ट नोट की बात करें जो ईसी ने रिलीज किया है, इलेक्शन कमीशन ने रिलीज किया है, उन्होंने एक प्रॉब्लम बोली है। देखिए एक प्रॉब्लम है, ये बहुत अच्छा आइडिया तो है, हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करने की कोशिश की है, बट द फैक्ट इज कि सेंट्रल गवर्नमेंट ये कहती है कि हमारे पास कोई डेटाबेस ही नहीं है माइग्रेंट्स का। आपको याद होगा जब माइग्रेंट्स चल के गए थे कोविड के टाइम पे, जब अचानक से लॉकडाउन आ गया, तो जब केंद्रीय सरकार से ये पूछा गया कि कितने माइग्रेंट चल के गए, तो केंद्रीय सरकार ने यही अब देखिए मैं इसकी पॉलिटिक्स में नहीं जा रही, बट केंद्रीय सरकार ने तब यही कहा था कि हमारे पास तो, हमने कोई सेंट्रल डेटाबेस मेंटेन ही नहीं किया हुआ कि कितने माइग्रेंट्स हैं, इंटरनल माइग्रेंट्स। हमारे पास ये डेटा है कि कितने बाहर जाते हैं, भारत से बाहर जाते हैं, लेकिन ये नहीं पता कि इंटरनल माइग्रेंट्स कितने हैं। तो जब इंटरनल माइग्रेंट्स पता ही नहीं है कितने हैं, कहाँ हैं, कितने कहाँ रह रहे हैं, क्या उनका एज ग्रुप है, तो ये जब डेटाबेस ही नहीं है, तो इलेक्शन कमीशन कह रही है कि ये एक प्रॉब्लम होगी रिमोट वोटिंग के लिए। तो ये पॉइंट हमने नहीं डिस्कस किया था, आई होप आपको समझ आ गया। हाउएवर द ईसी रिकॉग्नाइजेस दैट माइग्रेशन, ये चीज़ हम देख चुके हैं। अगर हम 2011 के सेंसस के हिसाब से देखें तो 45.36 करोड़ इंडियंस है, 37% ऑफ पॉपुलेशन जो इंटरनल माइग्रेंट्स हैं। ओके, जो अपने रजिस्टर्ड रेजिडेंट्स के अलावा कहीं और बसे हुए हैं, एक्सप्रेसिंग कंसर्न्स अबाउट स्टैग्नेटिंग। और साथ ही में देखिए क्या है, 67.4% हमारी जो पॉपुलेशन है वो वोट करती है, लेकिन तब भी 30 करोड़ से ज़्यादा लोग तो नहीं वोट कर रहे ना। तो ये लोग वो कहाँ से, रजिस्ट्रेशन बढ़ रही है, हर साल रजिस्ट्रेशन बढ़ रही है, अब सब अपना वोटर आईडी कार्ड बनवा रहे हैं, लेकिन वोट नहीं जा रहा, तो कोई दिक्कत है ना। कोई एम्प्लॉयमेंट पर्पज से बाहर गया है, कोई अपने डिस्ट्रिक्ट में, वो उनको कॉन्स्टिट्यूएंसी कुछ और थी, लेकिन शादी की वजह से किसी और डिस्ट्रिक्ट में ही वो चले गए अपनी स्टेट में। तो ऐसी दिक्कतें हैं जिनको सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। इन एबिलिटी टू वोट ड्यू टू इंटरनल माइग्रेशन, डोमेस्टिक माइग्रेंट्स इज वन ऑफ द प्रोमिनेंट रीजंस टू बी एड्रेस्ड ड्यू टू इम्प्रूव। ओके, अगर हम इम्प्रूव करना चाहते हैं वोटर टर्नआउट, हम पार्टिसिपेटिव इलेक्शंस चाहते हैं, तभी भी देखिए अब बाहर वाले कहेंगे कि 67.4% इज ऑल्सो ह्यूज है ना, भारत की तो पॉपुलेशन का आप 10% भी देख लोगे तो बहुत ज़्यादा है, तो ये भी बड़ा ही है, लेकिन पूरा तो नहीं है ना। हम जब कहते हैं विश्व गुरु, इंडिया विश्व गुरु, देन देयर हैज टू बी सम बेसिस टू इट। ओके, द आइडियल है ना, व्हेन द पीपल वुड लुक अप टू इंडिया फॉर एवरीथिंग, फॉर पॉलिटी इंडिया, फॉर सोशल डेमोक्रेसी इंडिया, फॉर पार्टिसिपेशन इंडिया, फॉर टेक्नोलॉजी इंडिया। सो इफ वी हैव टू अटेन दैट आइडियल, देन ऑफ कोर्स उस तरह का वोटर टर्नआउट भी चाहिए हमें। व्हाट इज द ईसी's प्रपोजल फॉर RVMs? तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे भी कुछ चीजें हैं जो बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल हैं और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ स्टैट्स भी हैं। ओके, प्रेलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी। तो 2015 में एक ऑर्डर आया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उन्होंने ये कहा था कि देखिए 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था, इलेक्शन कमीशन, मिस्टर इलेक्शन कमीशन, लिसन टू अस, हम चाहते हैं कि आप एक्सप्लोर करें कि रिमोट वोटिंग का कोई ऑप्शन है। ओके, कमिटी, तो फिर ये सुप्रीम कोर्ट ने 2015 के ऑर्डर में कहा था, अ कमिटी ऑफ द पोल पैनल हैड कंसिडर्ड, तो फिर इलेक्शन कमीशन की एक कमेटी बनी और उन्होंने हर तरह का मेथड रिमोट वोटिंग के लिए इम्प्लीमेंट करके, प्रॉक्सी वोटिंग ऐसे थोड़ा थोड़ा पायलट बेसिस पे चला के देखा। पायलट बेसिस ने एक्चुअली एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने प्रॉक्सी वोटिंग देखा कि आप, प्रॉक्सी वोटिंग क्या होता है कि आप क्या कर सकते हैं कि आप हिमाचल प्रदेश के यहाँ बेंगलुरु रह रहे हैं, लेकिन आपके पापा वहीं रहते हैं, तो आप कह देंगे ओके डैड प्लीज गो देयर एंड वोट ऑन माई बिहाफ, इस पार्टी को वोट कर देना, इस कैंडिडेट को वोट कर देना। ठीक है, तो दिस इज नॉन एज प्रॉक्सी वोटिंग। प्रॉक्सी वोटिंग में भी बहुत घपला हो सकता है, तो दिस इज डेफिनेटली नॉट द राइट थिंग, है ना। अगर आप सोचिए कहीं बाहर रह रहे हैं, है ना, फॉर एग्जाम्पल आप कहीं और गए हुए हैं और फिर आपने किसी दोस्त को बोला, अब दोस्त अपनी
पसंदीदा कैंडिडेट को वोट देके आ गया, तो ये एक थोड़ी दिक्कत है। फिर पोस्टल बैलेट, इंटरनेट वोटिंग, इस तरह की दिक्कतें आई। ये सही नहीं है, कहीं ना कहीं ये हर तरह का जो मेथड इन्होंने चूज किया सही नहीं था, इसीलिए फाइनली दे हैव कम अप विद RVM। ओके, तो ये एक चीज है। द EC सेज RVM। अब RVM क्या होगा? रिमोट वोटिंग इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन क्या होगी? ये मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। अब क्या होगा कि एक सिंगल रिमोट पोलिंग बूथ है, ठीक है, तो वहां पे आप कम से कम 72 तक अराउंड कॉन्स्टिट्यूएंसीज का वोट डल सकता है। आप तो एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोट डाल के आएंगे ना, आपकी चाहे असेंबली इलेक्शन हो रहा है चाहे नेशनल इलेक्शन में, आपकी तो एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी है, तो आपको तो वही वोट डालना है। लेकिन आपके उस पोलिंग बूथ पे 72 कॉन्स्टिट्यूएंसी तक का ऑप्शन है, जिसमें भी आप बिलोंग करते हैं। आप जाके हम देखते हैं अभी प्रैक्टिकली यहाँ पे क्या लिखा है। द वोटर विल हैव टू रजिस्टर। लेकिन अब ये चीज़ है जो अगर प्रीलिम्स में आई तो आपको पता होनी चाहिए। तो वोटर को बेसिकली अगर आप रिमोट वोटिंग करना चाहते हैं, अगेन आप हिमाचल प्रदेश के हैं, आप बेंगलुरु में रह रहे हैं, कर्नाटका में रह रहे हैं, लेकिन आप हिमाचल प्रदेश की जिस भी कॉन्स्टिट्यूएंसी को बिलोंग करते हैं, आपकी होम कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो, उनके जो भी रिटर्निंग ऑफिसर है ना, एक IAS ऑफिसर होते हैं जिन्हें अपॉइंट किया जाता है, तो वहां के जो भी रिटर्निंग ऑफिसर हैं, आपको पहली बात तो विद इन अ टाइम डेडलाइन उनको अपना बेसिकली ऑप्शन बताना पड़ेगा कि मैं ये चूज करना चाहता हूँ, ठीक है, कि आई वांट टू ऑप्ट फॉर रिमोट वोटिंग फैसिलिटी। तो फिर क्या होगा? देखिए, क्यों उसी जगह की होम कॉन्स्टिट्यूएंसी की रिटर्निंग ऑफिसर, बिल्कुल लॉजिक लगाइए, कॉमन सेंस लगाइए, वही तो वेरीफाई करेंगे ना कि आप वहां के होम कॉन्स्टिट्यूएंसी को बिलोंग करते हैं, आपका जो भी है एड्रेस वगैरह, वही तो वेरीफाई करेंगे ना, डॉक्यूमेंट्स वगैरह। तो इसीलिए दे विल हैव टू, द रिटर्निंग ऑफिसर ऑफ योर होम कॉन्स्टिट्यूएंसी विल हैव टू वेरीफाई, है ना, आपको, वोटर को, ठीक है। फिर वो आपको एलिजिबल डिक्लेयर कर देंगे रिमोट वोटिंग के लिए। तो फिर क्या होगा? आप जिस भी जगह पे अब रह रहे हैं, करंट जो भी आपका रेजिडेंस है बेंगलुरु, तो वहाँ पे जो भी रिमोट पोलिंग स्टेशन होगा, आप जाके वहाँ पे वोट कर सकते हैं, ठीक है। द RVMs विल हैव, अब देखिए सेम सिक्योरिटी सिस्टम होगा, सेम वोटिंग एक्सपीरियंस होगा EVM की तरह। लेकिन अब EVM में, जो अभी वाला EVM है, उसमें क्या होता है कि एक ही बैलेट शीट होती है, उसमें कैंडिडेट्स लिखे होते हैं आपकी सिर्फ कॉन्स्टिट्यूएंसी के। लेकिन इसमें क्या होगा, क्योंकि 72 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है ना, तो इलेक्ट्रॉनिक डायनामिज्म होगा, डायनामिक बैलेट डिस्प्ले होगा, ठीक है। तो ये चीज फिक्स्ड बैलेट पेपर शीट नहीं होगी। व्हेन द वोटर स्कैन्स, अब जैसे ही आप जाएंगे वोट डालने गए, आप रिमोट पोलिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए। जब आप रिमोट पोलिंग बूथ पे आप जैसे ही गए, ओके, तो फिर आप क्या करेंगे? आप अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी कार्ड को स्कैन करेंगे, किसके प्रेजेंस में? प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो भी उस स्टेशन को होगा उनके प्रेजेंस में, ठीक है। द रिस्पेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंसी स्कैन, और जैसे ही आपने स्कैन किया कि मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी, होम कॉन्स्टिट्यूएंसी का कार्ड आपने स्कैन किया, आपकी होम कॉन्स्टिट्यूएंसी आ गई, ठीक है, आपकी होम कॉन्स्टिट्यूएंसी आ गई, और आपके उस होम कॉन्स्टिट्यूएंसी में कितने कितने कैंडिडेट्स खड़े हो रहे हैं वो आ गए, तो फिर आप वोट कीजिए। अब अगर हम काउंटिंग की बात करें तो काउंटिंग भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की तरह ही होगी। तो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में जितना वोट पड़ा है, जिस जिस पार्टी के कैंडिडेट को, उसका काउंट कर लिया जाएगा। तो दिस इज हाउ RVM वुड वर्क। अब देखिए, लेकिन ऑफ कोर्स इसके बहुत सारे चैलेंजेस हैं, और ECI को खुद भी पता है कि बहुत सारे चैलेंजेस हैं। ऐसा नहीं है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को नहीं पता, इसीलिए तो जनवरी 16 को एक मीटिंग बिठाई है ना, जिसमें 8 की 8 नेशनल पार्टीज होंगी, सारी स्टेट पार्टीज होंगी 57 के करीब, तभी तो बिठाई है ये मीटिंग। तो इसके क्या बेसिकली दिक्कतें हैं या चैलेंजेस हैं? ओके, तो सबसे पहले तो अगर हम देखें DMK ने क्या कहा है, DMK के एक मेंबर हैं राज्यसभा के, P विल्सन, तो उन्होंने कहा है कि देखिए, पहली बात तो इलेक्शन कमीशन का कोई लोकस स्टैंड आई नहीं है, वो ही और शी इज नॉट द पार्टी टू इट, है ना। तो सबसे पहले तो क्या होना चाहिए, अगर 2013 में, जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था, 2013 में जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नोटा का ऑप्शन होना चाहिए, यानी कि राइट नॉट टू वोट इज ऑल्सो, वो राइट टू वोट के अंदर ही आता है, आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंडर ही आता है, राइट नॉट टू वोट भी, है ना। तो नोटा होना चाहिए। तो फिर क्या हुआ कि जो RPA 1951 है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951, उसमें एक अमेंडमेंट हुई, पार्लियामेंट ने की ना। तो कहाँ से? पहले इलेक्टोरल लॉज में, रूल्स में, रेगुलेशंस में अमेंडमेंट की जरूरत है, फिर उसके बाद ECI वुड डू समथिंग, फिर ECI ने नोटा का ऑप्शन लेके आया। तो यहाँ पे ECI ने खुद प्रोटोटाइप डेवलप कर लिया, किसी की सलाह के कुछ सोचा नहीं और ये सब वगैरह। तो पहले तो इलेक्टोरल लॉज में कोई अमेंडमेंट आनी चाहिए, तो ये DMK के मेंबर का कहना है, ठीक है। अब बाकी हम देख लेते हैं कि ECI ने खुद ने क्या चैलेंजेस बताए हैं। एक चैलेंज तो मैंने आपको बताया था कि अभी क्या है, इससे हिमाचल प्रदेश का कहना, हम वही एग्जांपल लेते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। हिमाचल प्रदेश में अभी इलेक्शंस थे, तो अगर आप हिमाचल प्रदेश में ही रह रहे थे तो कोई दिक्कत नहीं है, छुट्टी थी उस दिन, तो आप जाके वोट करके आ सकते थे। अब आप बेंगलुरु में रह रहे हैं, तो बेंगलुरु, कर्नाटका थोड़ा छुट्टी देगी आपको, हिमाचल प्रदेश में इलेक्शन है, तो फिर ऐसे तो फिर हर ऐसा होगा फिर, तो जहाँ भी जिस भी जगह का असेंबली का इलेक्शन है, फिर पूरे देश में छुट्टी होनी चाहिए, क्योंकि कोई ना कोई माइग्रेंट तो कहीं ना कहीं हमेशा रह रहा है ना, फिर तो छुट्टियां ही हो जाएंगी कितनी सारी। तो ये
एक दिक्कत हो सकती है मेरे हिसाब से। अब लेकिन बाकी हम देख लेते हैं ECI ने क्या कहा है। ओके, आई वुड रीड इट लाइक हाउ टू डिफाइन। सबसे पहले तो माइग्रेंट वोटर क्या होता है इसको डिफाइन करना, ठीक है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज वेरी क्रिटिकल। सेंट्रल डेटाबेस नहीं है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। वेदर दे आर स्टेइंग अवे फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन एट देयर, ओके। अदर इशूज इंक्लूड प्लेसिंग रिमोट वोटिंग इन द इलेक्टोरल कॉन्सेप्ट ऑफ टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज और डिमार्केटेड एरियाज। अदर इशूज इंक्लूड, अब देखिए वही MCC मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जब भी एक बायपोल हुआ, फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर वेस्ट बंगाल की कॉन्स्टिट्यूएंसी, हिमाचल प्रदेश ही ले लेती हूँ मैं, हिमाचल प्रदेश की एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में बायपोल हुआ, ठीक है। वो सीट खाली हो गई थी डेथ की वजह से या किसी भी वजह से किसी भी एक मेंबर की, तो उस पर बायपोल हुआ। अब उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगेगा, इतने टाइम तक आप कैंपेनिंग नहीं कर सकते, इतने टाइम तक ये नहीं हो सकता, ये क्या एग्जिट पोल नहीं हो सकता, ओपिनियन पोल नहीं हो सकता, ऐसा होता है ना, तो इतने टाइम तक। तो अब वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बेंगलुरु में आप रह रहे हैं, वहां थोड़ा ना लगेगा, तो कैसे चलेगा ये सब कुछ, है ना। अब कैंपेनिंग कैसे होगी? कैंपेनिंग करने के लिए क्या सारी पॉलिटिकल पार्टीज, जितनी भी रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उड़ीसा की जो बीजू जनता दल है, या फिर अगर दूसरी स्टेट की दूसरी पार्टीज हैं, DMK है अगर तमिलनाडु की, AIADMK है, तो ये पॉलिटिकल पार्टीज क्या हर जगह जा जाके दिल्ली भी आके कैंपेनिंग करेंगी? कैसे आ पाएंगी? इतने रिसोर्सेज क्या एग्जैक्टली, हाउ विल इट वर्क? देयर आर गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ चैलेंजेस। यहाँ पे कहीं ना कहीं एक क्लियर एडवांटेज होता है रूलिंग पार्टी को, क्योंकि रूलिंग पार्टी के जो लीडर हैं, हर रूलिंग पार्टी के, कोई भी रूलिंग पार्टी, वैसे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं। अब वो हर दिन कुछ कर रहे हैं, हर दिन कोई इनॉग्रेशन हो रही है किसी ब्रिज की, किसी मॉन्यूमेंट की, नॉट मॉन्यूमेंट एक्चुअली, किसी स्कीम की, किसी सोशल वेलफेयर स्कीम की, तो क्या होगा, वो तो हर जगह जा रहे हैं, तो सॉर्ट ऑफ उनको एडवांटेज मिल जाएगा। वो दिखाएंगे ना कि ऑफकोर्स आवर गवर्नमेंट इज डूइंग दिस, आवर गवर्नमेंट इज डूइंग दैट, ऑफकोर्स एक डेफिनेट एडवांटेज उनको मिल जाएगा, है ना। फिर कहीं ना कहीं जब आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से दूर रह रहे हो, तो एक वो सोशल कनेक्ट भी थोड़ा थोड़ा खत्म होना शुरू हो जाता है। सोशल कनेक्ट इन द सेंस कि आपको प्रॉब्लम्स एग्जैक्टली नहीं पता, तो फिर आपको जो केंद्रीय सरकार आके अपनी अचीवमेंट गिनवाएंगी वो आपको सही लगेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड इट, यू आर एबल टू कॉम्प्रीहेंड थिंग्स इन दिस मैनर। व्हाट नेक्स्ट? तो अब हम ये देखते हैं, यहाँ पे भी कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमने अभी तक डिस्कस नहीं किया, तो वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सोर्सेज इन द EC टोल्ड द हिंदू दैट द आइडिया, तो बेसिकली इलेक्शन कमीशन ने द हिंदू को बताया है कि हम ये क्या करेंगे, RVM जो है पायलट प्रोजेक्ट चलाएंगे, जो अपकमिंग 9 स्टेट्स में 2023 में असेंबली इलेक्शन हो रहे हैं, उसमें अगर हमें सक्सेसफुल लगा तो 2024 के जनरल इलेक्शंस में भी हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। हाउएवर अपकमिंग डेलिब्रेशन, लेकिन अभी जनवरी 16 बाकी है, उस दिन की मीटिंग बाकी है, उस दिन क्या पॉलिटिकल पार्टी क्या कहती है, इलेक्टोरल लॉज में अमेंडमेंट होगी। जब तक देखिए इलेक्टोरल लॉज में अमेंडमेंट नहीं हो सकती, कब होगा कब नहीं होगा, तब तक तो रिमोट वोटिंग मटीरियलाइज हो ही नहीं सकती, है ना। और साथ ही में देखिए अब समाजवादी पार्टी जो है उन्होंने तो साफ कह दिया है, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं इनफैक्ट, कि पहले आप EVM को क्रेडिबल बनाइए। आप EVM का एक मॉडिफाइड वर्जन RVM ले आए हैं, वो भी कितना क्रेडिबल होगा हमें उस पर भी बहुत ही डाउट है। तो पहले तो आप EVM पे ही हमें इतना डिस्ट्रस्ट है, उसको पहले आप इम्प्रूव कीजिए, लेट अलोन एनीथिंग एल्स। ओके, अब देखिए हमें बहुत सारे ब्रीफ आर्टिकल्स डिस्कस करने हैं, वो ब्रीफ जरूर हैं पर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस दोनों के ही। ओके, नो GST ऑन हाउस रेंटेड टू प्रोप्राइटर फॉर रेजिडेंशियल यूज। ओके, अब यहाँ पे तो आप इसे पढ़ेंगे। अब GST पे मैं आपको एक सजेशन देना चाहती हूँ। देखिए आप प्रीलिम्स का पेपर उठा के देखिए, 2018 का उठा लीजिए प्रीलिम्स का, उसमें आप देखेंगे MSP कौन कौन सी आइटम पे दिया गया है, ऐसा एक क्वेश्चन है, फिर उसमें 4-5 ऑप्शंस हैं। तो वैसे ही GST इज ऑल अराउंड द कॉर्नर, आए दिन कुछ GST पे हो रहा है, GST काउंसिल प्रपोजेस दैट दिस, तो इसीलिए कीप एन आई ऑन इट। ओके, किस पर्टिकुलर आइटम पे कितना GST, जो रिसेंट बिल्कुल अनाउंसमेंट्स होती है ना उस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। तो अगर जैसे अभी इसेंशियल आइटम्स पे रिसेंटली हुआ था, जुलाई अगस्त की बात है आई थिंक, तो इसेंशियल आइटम्स पे मिल्क वगैरह पे GST है ना, ये पैक्ड फूड, तो ये सारी चीज़ें कीप एन आई ऑन इट। ओके, तो यहाँ पे अभी हमें क्या पता चलता है कि जनवरी 1 से यानी कि आज से GST पेएबल नहीं है हाउसिंग यूनिट्स में। मैं आपको बताती हूँ, पहली बात तो प्रोप्राइटर क्या होता है। प्रोप्राइटर क्या होता है? प्रोप्राइटी होता है बिजनेस, ठीक है। तो प्रोप्राइटर हुआ जिसका बिजनेस है, ठीक है। बिजनेस हो सकता है, होटल हो सकता है, शॉप हो सकती है, कुछ भी हो सकता है इस तरह का, ठीक है। और प्रोप्राइटर हुआ जो इस बिजनेस का ओनर। ओके, तो अब ये क्या हुआ है कि अगर तो आप इंसान हैं, आपके पास एक फ्लोर खाली है, या फिर एक कोई फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर खाली है, कोई भी फ्लोर खाली है, और आप इसको रेंट पे देंगे किसी एक इंसान को जो एक बिजनेस ओन करता है, ठीक है, और ये बात पता है सबको।
लेकिन वो जो बिजनेस ओन करने वाला इंसान है वो उसको रेंट कर रहा है अपने रेजिडेंशियल पर्पस के लिए, रहने के लिए, ना कि उसको प्रोप्राइटरी की पर्पस के लिए यूज किया जा रहा है। यानी कि बिजनेस के लिए नहीं यूज करेगा वो इंसान आके आपके घर में, वो आपके घर में आके रह रहा है, आप उसको उस चीज के लिए रेंट कर रहे हैं, तो रेजिडेंशियल पर्पसेस के लिए जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन अगर वो प्रोप्राइटर जो है वो आ रहा है और उसको रेंट कर रहा है आपके उस घर को, आपकी उस फ्लोर को, और वो प्रोप्राइटरी पर्पस के लिए उसे यूज कर रहा है, यानी कि बिजनेस के लिए यूज कर रहा है, तो 18% जीएसटी लगेगा। ओके, सिंपल सी बात है। आई होप आपको समझ आ गया होगा, खुद से पढ़ने शायद ना आए, सिंपल सी बात थी इतनी। अब हम 2-3 चीजें जो बिल्कुल रीसेंट हैं, जो मुझे लगता है कि आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी देख लेते हैं। तो जो इथाइल अल्कोहल है जो सप्लाई किया जाएगा रिफाइनरीज तक, ताकि पेट्रोल के साथ उसे ब्लेंड किया जाए, तो उस पर सिर्फ 5% जीएसटी लगेगा जनवरी 1 से। ओके आप जानते हैं इथेनॉल बिल्डिंग प्रोग्राम के बारे में, ठीक है, तो 20% तक हमें अचीव करना है ब्लेंडिंग। तो और पहले 18% था, ये भी आपको पता होना चाहिए कि 18% जीएसटी था इथाइल अल्कोहल जो रिफाइनरी से जाया करता था, ठीक है। और यहाँ पे एक और चीज़, जो हम हस्क सी बात कर रहे हैं, पल्सेस की जो हस्क होते हैं, छिलके सॉर्ट ऑफ, ठीक है, तो उस पर जो टैक्स रेट है हैज़ बीन कट टू निल। पहले 5% था, अब 0 टैक्स लगेगा। हस्क पे क्यों लगेगा? क्योंकि आप जानते हैं फॉडर क्राइसिस ऑलरेडी चल रहा है, ये चारे के लिए यूज़ किया जाता है, तो अच्छा चारा नहीं होगा, इस पर भी आप जीएसटी ले रहे हैं, तो ऑलरेडी बहुत दिक्कत है। टू प्लग दिस लूपहोल ये लाया गया है। इन मैसिव यूपी बेस्ड फ्रॉड 50,000 जॉब एस्पिरेंट्स डूब्ड ऑफ करोर्स, ओडिशा पुलिस। नाउ व्हाई आई एम टेलिंग दिस टू यू, ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको याद होगा हमने तमिलनाडु का ही ऐसा एक एम्प्लॉयमेंट स्कैम डिस्कस किया था। तो पहली बात तो जब अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज़्यादा है तो ऐसे स्कैम्स होना लाजमी है। लाजमी तो खैर क्या है, पर ऐसे हैं, ये बहुत अनफॉर्चुनेट है ना। तो इसीलिए अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत ही बड़ी अर्जेंट नीड है। आप ऐसे में इस तरह का कोई इकोनॉमी कैसे आता है, अनएम्प्लॉयमेंट पे आप टच करते हैं, प्लीज राइट अबाउट दीज स्कैम्स, ओके। तो आप बिल्कुल लिख सकते हैं। अब आप GS3 में भी आप एक दो लाइन, एक दो वर्ड करके तो ऐसे लिख ही सकते हैं, उड़ीसा स्कैम, है ना, ऐसे ये वाली चीज़ लिख सकते हैं। तो ये सारे इसीलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो क्या हुआ है, जो उड़ीसा पुलिस का इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग है, उन्होंने क्रैक किया है वन ऑफ द बिगेस्ट स्कैम्स इन इंडिया, जहाँ पे क्या हुआ है, 50,000 जॉब सीकर्स को डूब किया गया है करोड़ों रुपए के टर्म्स में। ओके, तो मैं अभी आपको स्टोरी भी बताऊंगी, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं क्या लिखा है। जो इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग है, अनअर्थ द जॉब फ्रॉड विंग। अब ये जॉब फ्रॉड रन अभी है तो उड़ीसा की पुलिस ने ढूंढा है, ठीक है, तो लेकिन ये रन कहाँ से किया जा रहा था, कहाँ थे मास्टरमाइंड इसके? उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जगह के, ठीक है। तो ये बेसिकली बहुत सारी स्टेट्स के जो जॉब सीकर्स थे, एस्पिरेंट्स थे, उसको इन्होंने टारगेट किया, अलीगढ़ में बैठे हुए लोगों ने। गुजरात में टारगेट किया, कर्नाटका, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, ठीक है। दिस स्कैम वॉज बींग रन बाय अब देखिए ये बहुत ही अजीब है, ये स्कैम रन कौन कर रहा था? टेक्स सेवी इंजीनियर्स उत्तर प्रदेश के, अलीगढ़ के, ठीक है। और उन्होंने थोड़ी सी हेल्प ली कई वेबसाइट डेवलपर्स की, एक्सपर्ट वेबसाइट डेवलपर्स की। यहाँ पे असिस्ट किया गया, उन्होंने 50 कॉल सेंटर एम्प्लॉयज़ द्वारा भी असिस्टमेंट ली। उनको वो 15,000 रुपये महीने दे दिया करते थे कॉल सेंटर एम्प्लॉयज़ को, क्योंकि उन्हें भी नहीं पता था कि उनकी जॉब ऐसे फ्रॉड लोगों के यहाँ पे लगी है, ठीक है। तो एक्चुअली स्कैम क्या था, अब हम ये देख लेते हैं। तो इन स्कैमस्टर्स ने क्या किया, इंजीनियर्स थे, वेबसाइट डेवलपर्स का भी साथ था साथ में, तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने गवर्नमेंट पोर्टल का ही बिल्कुल वैसे ही दिखने वाले उन्होंने पोर्टल्स या वेबसाइट्स तैयार की, जिसमें क्या होगा, जॉब एडवर्टीजमेंट निकलेगी हेल्थ सेक्टर में, स्किल डेवलपमेंट जॉब्स, इस तरह की, और उसको ऊपर लिखा प्रधानमंत्री दिस स्कीम, ताकि आप बेसिकली अट्रैक्ट और डिसीव कर सकें जॉब सीकर्स को, ठीक है। तो पहले क्या होता है फिर ये तभी आप कोई आपको जॉब मिल रही है उसके लिए कोई आपसे पेमेंट नहीं मांगता, ठीक है, कि आपको ऐसी तरह की इंटर्नशिप जिसके लिए आपको पे करना पड़े, वो बकवास है। या तो वो फ्रॉड है या वो बकवास इंटर्नशिप है, या फिर वो जॉब ऐसी हो ही नहीं सकती। तो ये क्या करते थे जॉब एस्पिरेंट, देखिए इतनी क्या कहते हैं उसको, इतने डेस्परेट है ना, बिल्कुल। जब अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज़्यादा है, एक इंसान पढ़ लिख रहा है, उसके बाद भी उसे जॉब नहीं मिल रही, तो वो एक टाइम पे फ्रस्ट्रेशन ही आ जाती है, तो वो तो कुछ करेगा ही ना। तो इसीलिए कहीं ना कहीं इनिशिएंट लोगों को भी हम गलत नहीं कह सकते, बट स्टिल सचेत रहिए। तो यहाँ क्या होता था, जॉब एस्पिरेंट्स वुड बी फर्स्ट, जॉब एस्पिरेंट्स जो हैं उनको पहले 3,000 रुपये मांगते थे रजिस्ट्रेशन के रूप में, ठीक है। 3,000 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस मांग ली, ठीक है। फिर उसके बाद क्या किया, उसके थोड़े टाइम बाद उन्होंने फिर बोला कि अब आपका इंटरव्यू होगा, तो इंटरव्यू के लिए कुछ पैसा सबमिट कीजिए, ठीक है। तो इतना करते, इंटरव्यू के लिए पैसा, ट्रेनिंग के लिए पैसा, ओरिएंटेशन प्रोग्राम के लिए थोड़ा सा फीस, है ना, इतना करते करते 70,000 रुपये तो आप ऑलरेडी एक
पे कर चुका होता था, एक गलेबल जॉब सीकर। तो आप देखिए हर बंदे से आप इतना इतना आपने कमा लिया, तो करोड़ों में आपने कमा लिया कि स्कैम सक्सेसफुल हो गया उनके लिए। तो ऐसा एग्जैक्टली चल रहा है। इंडिया वोंट अलाउ यूनिलैटरल चेंज इन LAC, एस जयशंकर। तो क्या हुआ है इसमें, वैसे कुछ है नहीं, ये चीज़ हम ऑलरेडी जानते हैं। एस जयशंकर जी ने पहले भी कहा है कि हमारा रिश्ता नॉर्मल नहीं है बीजिंग और दिल्ली का, और जब तक बॉर्डर पे रिश्ता नॉर्मल नहीं हो जाता बाकी रिश्ते सही नहीं हो सकते, क्योंकि अगर हम हमारा बॉर्डर इशू कोर इशू है उस पर कॉम्प्रोमाइज़ हम करेंगे नहीं, वो सही नहीं हो रहा तो ठीक है, बाकी रिश्ता भी सही नहीं करेंगे हम। तो ये बेसिकली मिस्टर जयशंकर ने क्या कहा है। साइप्रस आप जानते हैं एक जगह है जो एक ग्रीस के आसपास एक जगह है। तो साइप्रस में बेसिकली जो भी हमारा इंडियन डायस्पोरा रहता है उनको एड्रेस करते हुए, इंडियन कम्युनिटी को एड्रेस करते हुए ये चीज़ कही है। पाकिस्तान पे भी टच किया है हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने, कि टेररिज्म वो कैसे डिप्लॉय करते हैं एंड ऑल ऑफ दैट। ठीक है, तो ये वी वांट गुड नेबरली रिलेशंस विद एवरीबडी, बट गुड नेबरली रिलेशंस डजंट मीन एक्सक्यूजिंग और लुकिंग अवे और रैशनलाइजिंग टेररिज्म। रिगार्डिंग दैट वी आर वेरी क्लियर। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमको हमारे अगेंस्ट टेररिज्म यूज़ करते करते हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम कभी तो नेगोशिएट कर लेंगे या गिव इन कर देंगे। दैट्स नॉट अ गुड थिंग। इंडिया abstains from voting on UN resolution on Israel. Now this is a very important article. Why are we discussing it? Because इंडिया का अगर आप हिस्टोरिकल स्टैंड उठा के देखेंगे, महात्मा गांधी जी के टाइम से मैं बात कर रही हूँ, तो हम पैलेस्टीन का साथ देते हैं। ठीक है, क्योंकि राइटफुली उनके साथ नेटिव इंपीरियलिज्म हुआ है। नेटिव इंपीरियलिज्म क्या होता है, ये टर्म आप बहुत बार पढ़ेंगे, कभी कभी प्रीलिम्स में इसकी डेफिनेशन भी पूछ लेते हैं, व्हाट डज दिस मीन, अगर कुछ भी न्यूज़पेपर में चल रहा है तो नेटिव इंपीरियलिज्म का मतलब क्या होता है कि आप नेटिव हैं, फॉर एग्जांपल आप जहाँ भी रह रहे हैं वो आपकी जगह है, आप सदियों से वहाँ रह रहे हैं, आप जितने भी आसपास के लोग हैं, ठीक है, फिर आप ही की जगह पे आके कोई और आता है और वहाँ पे आके उसको ऑक्यूपाई कर लेता है उस लैंड को, और आप ही को एकदम पेरिफेरी पे फेंक दिया जाता है, मार्जिनलाइज्ड एरियाज पे, और आप नेटिव थे, आपकी जगह को आके इंपीरियलाइज करा गया। तो वो होता है नेटिव इंपीरियलिज्म। जो अगर आप बेसिकली इसराइल की हिस्ट्री पढ़ेंगे तो ज्यूज आए थे, ज्यूज ने आके पैलेस्टीनियंस को, जो अरब है वहाँ की पॉपुलेशन, उनको हटाया और खुद एक पूरी फुल फ्लेजेड जूइश स्टेट बन गई इसराइल। ठीक है, तो ये था नेटिव इंपीरियलिज्म। तो इसीलिए इंडिया का हिस्टोरिकल स्टैंस बेसिकली क्या है कि वो टू स्टेट सोल्यूशन में बिलोंग करता है कि जेरूसलम यानी कि ईस्ट जेरूसलम क्या होगा, पैलेस्टीन की वो बनेगी, कैपिटल बनेगी, और एक कंट्री अलग से इजराइल की बना दो जहाँ पे ज्यूज होंगे। ठीक है, तो टू स्टेट सोल्यूशन में हम बिलीव करते हैं। पर अभी क्या है, इंडिया थोड़ा प्रैग्मेटिक भी है। इंडिया को ये बात पता है कि इजराइल के साथ हमारा डिफेंस रिश्ता है, हमारा एग्रीकल्चर में रिश्ता है, ड्रिप इरीगेशन हमने उनसे करनी सीखी है, माइक्रो इरीगेशन हमने उनसे करनी सीखी है। इसराइल से हमने कितने सारे डिफेंस इक्विपमेंट्स मंगवाए हैं, क्योंकि रशिया पे तो इतने सारे सैंक्शंस लग रहे हैं, तो हमें डाइवर्सिफिकेशन करनी है। तो इसराइल के साथ हमारा डिप्लोमेटिक रिलेशन को भी 30 साल हो गए हैं, हम इस साल सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये बात आप जानते हैं। ठीक है, तो अब बेसिकली दिक्कत क्या है, 1992 में हमने अपना डिप्लोमेटिक रिलेशन, अब हम उससे ही पहले ही थे, वैसे तो हमारे बैक चैनल टॉक्स चला करती थी, पर हमने ऑफिशियली डिक्लेयर किया था कि ओके वी आर नाउ एस्टैब्लिशिंग डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद इसराइल। तो इसीलिए हम हमने क्या किया है, इसराइल के खिलाफ इसराइल के खिलाफ एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया गया है यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में, और हमने उसमें एब्सटेन किया है, ना हमने फेवर में वोट किया है, ना हमने अगेंस्ट में वोट किया है, हमने एब्सेंट रहना चूज किया है वोटिंग से। ओके, तो ये क्या रेजोल्यूशन था, UNGA में ये रेजोल्यूशन लाया गया। इस रेजोल्यूशन में ये लिखा है कि हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से ओपिनियन मांगते हैं, क्योंकि कोर्ट ऑफ जस्टिस वहाँ पे इतने बड़े बड़े दिग्गज लॉयर्स बैठे हैं, इंटरनेशनल लॉ की नॉलेज है उनको, तो हम उनसे उनका ओपिनियन चाहते हैं कि ये जो इसराइल की प्रोलॉन्ग्ड ऑक्यूपेशन है, जिनको अब सालों हो गए हैं करते हुए, अब तो बेंजामिन नेतन्याहू आ गए हैं, उन्होंने साफ बोल दिया है कि मैं वेस्ट बैंक में और सेटलमेंट्स बनाऊंगा ज्यू का, ये सब। ठीक है, तो इनका बेसिकली जो प्रोलॉन्ग्ड ऑक्यूपेशन है और एनेक्सेशन है, इसका क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकता है, लीगल कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है, इसीलिए ओपिनियन मांगा गया ICJ का। तो ये बेसिकली यहाँ पे बस इतना ही है कि हमने उसमें एब्सटेन किया है। तो हम बाकी देख लेते हैं क्या लिखा है। द ड्राफ्ट रेजोल्यूशन इजरायली प्रैक्टिसेस अफेक्टिंग द ह्यूमन राइट्स ऑफ पैलेस्टीनियन पीपल इन ऑक्यूपाइड पैलेस्टीनियन टेरिटरी इंक्लूडिंग ईस्ट जेरूसलम वाज अडॉप्टेड। अडॉप्ट तो हो गया, हमने एब्सटेन किया, तो इससे ये तो फर्क नहीं पड़ता, कईयों ने फेवर में भी वोट किया, 87 वोट्स फेवर में थे, 26 अगेंस्ट थे। अगेंस्ट में ऑफ कोर्स US तो होगा ही, क्योंकि US और इसराइल बेस्ट फ्रेंड्स हैं सॉर्ट ऑफ, एटलीस्ट, है ना। तो 53 एब्सटेंशन, जिसमें से इंडिया भी एक है। द रेजोल्यूशन डिसाइडेड टू रिक्वेस्ट दी, ओके दिस वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी।
Okay. It also asked the assembly how do the policies and practices of Israel affect the legal status of the occupation? What are the legal consequences that arise for all states and United Nations from this status? तो देखिए किस किस ने, यूएस ने, इसराइल ने अगेंस्ट वोट किया है, ब्राज़ील, जापान, म्यांमार एंड फ्रांस ने एब्सटेन किया है हमारे साथ साथ। बिफोर द वोट इजराइल्स एम्बेसडर, अब देखिए जब वोट शुरू ही होने वाला था उससे पहले इसराइल का जो एम्बेसडर है यूनाइटेड नेशंस के लिए, तो उन्होंने क्या कहा कि ये आउटरेजियस रेजोल्यूशन है और जिसमें आप एडवाइजरी ओपिनियन मांग रहे हैं आईसीजे का। इट इज़ अ मॉरल स्टेन ऑन द यूनाइटेड नेशंस इस तरह का चीज़ ला भी रही है, अडॉप्ट भी करने की सोच रही है। ये खुद ही में उनकी मोरालिटी को क्वेश्चन करता है, क्योंकि आप हमें ऑक्यूपायर्स कैसे बता सकते हैं? हमारा तो यही है होमलैंड, है ना। नो इंटरनेशनल बॉडी कैन डिसाइड दैट द ज्यूइश पीपल आर ऑक्यूपायर्स इन देयर ओन होमलैंड। अब हमारे ही घर में हमें ऑक्यूपायर्स बता रहे हैं। सो दिस इज अ मॉरल स्टेन ऑन द यूनाइटेड नेशन, और हर एक कंट्री पे जो इसको सपोर्ट करेगा। Okay, any decision from a judicial body which receives its mandate from the morally bankrupt and politicized UN is completely illegitimate. तो आप देख सकते हैं कि यूनाइटेड नेशंस से कोई खुश नहीं है। तो कहीं ना कहीं यूनाइटेड नेशंस वैसे चाहे वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल हो जिसको बनाया गया था पीस के लिए, उससे कोई खुश नहीं है, वहाँ पे वीटो पावर है। तो ऐसे ही अब इसराइल ने कह दिया कि ये पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, मॉरली बैंकरप्ट एक जो प्लेटफॉर्म है वो कुछ भी कह देता है तो वो इलेजिटिमेट ही है, लेजिटिमेट ही नहीं है। आयमानम इन कोट्टयम to showcase women's talent. Again, just an example for you कि कैसे responsible tourism, तो जब आप tourism के बारे में लिख रहे हैं, ऐसे you get an essay on it, or say you are writing an essay, ethics का एक आंसर और GS1 का आंसर. So this is good because gender parity has to be there in every sector, every field. Okay, तो responsible tourism का जो एक मॉडल विलेज है केरला के कोट्टायम में, बेसिकली आयमानम जिसे हम कहते हैं, वहाँ पे क्या होगा कि आप जानते हैं ऑलरेडी केरला में बैक वाटर डेस्टिनेशंस बहुत सारी हैं, तो वो एक टूरिज्म पोटेंशियल है वहाँ पे काफ़ी। तो केरला की सरकार ने बेसिकली विमेन फ्रेंडली टूरिज्म नेटवर्क बनाने का वादा किया था और वो वही कर रहे हैं। तो इसीलिए क्या किया जाएगा, वहाँ पे बेसिकली ऑलरेडी 80% तक जितने भी डेस्टिनेशन हैं वो currently run by women ही है। तो women friendly tourism मतलब किसी को दिक्कत ना हो, everybody should be comfortable से women are coming up for tourist purposes and they believe किसी तरह की sexual harassment या कुछ भी इस तरह का exist ही ना करे, क्योंकि women ही सब कुछ run कर रही हैं, tourism packages, accommodation, hotels वो run कर रही हैं या फिर उसकी management वो run कर रही हैं, food and community tours, guides हैं women, so बहुत सारी चीज़ें। So this is how you become a model tourist village जो विमेन फ्रेंडली है, जहाँ पे किसी तरह की जेंडर पैरिटी एग्जिस्ट करती है। Okay, this is also just a thing for you. Women break new ground in मनरेगा। तो क्या हुआ है, जो proportion of women workers हैं जो मनरेगा में participate किया है वो 10 साल का एक रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ दिया है 2022-23 के financial year में, क्योंकि latest statistics ये बताते हैं कि 57.8% of the workers who used the scheme this year were women, their highest level of participation since 2012-13। तो मतलब क्या है कि half से भी ज़्यादा women participate कर रहे हैं मनरेगा में। तो ये एक बहुत एक अच्छा एग्जाम्पल है आपके लिए, तो जो आप लिख सकते हैं अपने बहुत सारे आंसर्स में। अब हमें कुछ आर्टिकल्स देखने हैं। इस आर्टिकल को हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, आई ऑन चाइना, शाह एट ITBP मीट, नो वन डेयर्स टू ऑक्यूपाई एन इंच ऑफ लैंड। तो देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है, मिस्टर अमित शाह ने, जो हमारे यूनियन होम मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा है कि किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि हमारे भारत का टुकड़ा का एक भी इंच ले सके हमसे, ठीक है, क्योंकि हमारे इंडिया चाइना बॉर्डर पे ITBP पर्सनल खड़े हैं, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, तो nobody dares to even come up and take an inch of our land। तो ये इन्होंने कहा है, और इन्होंने कहा है कि सारे CAPF फोर्सेस में से ITBP सबसे ज़्यादा ट्रेकेरियस टेरेन में वर्क करते हैं, क्योंकि 42 डिग्री सेल्सियस, जहाँ पे -42 डिग्री सेल्सियस है, वहाँ पे देखिए पेट्रियाटिज्म नहीं है, वो फीलिंग नहीं है अपने देश के लिए, तो कौन गोली खाने के लिए तैयार होगा। तो ये तो दिस इज समथिंग ऑफ कोर्स विच एग्जिस्ट। और इन्होंने कहा है जैसे हिमवीर कहा जाता है इन लोगों को, विच इज एप्ट। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें लिखी हैं।
और देखिए, इससे पहले कि मैं ये वाला पार्ट आपको बताऊं, मैं आपको बता रही हूँ कि हम इस आर्टिकल को डिस्कस क्यों कर रहे हैं। तो देखिए, प्रीलिम्स में आप ये चीज़ ध्यान में रखिए, क्योंकि बॉर्डर टर्फ चल रहे हैं पिछले गलवान के बाद से, फिर अब ये यांगसे टर्फ हुआ है, तो इसीलिए कि आईटीबीपी जैसे अभी हमने देख लिया कि हमारे इंडिया चाइना बॉर्डर पे, यानी कि एलएसी पे है आईटीबीपी, लद्दाख वाले सेक्शन में भी और ईस्टर्न सेक्टर में भी। तो अगर मैच द फॉलोइंग आया कि इंडिया का जो बॉर्डर है, कौन सी फोर्स कौन सी कंट्री के बॉर्डर पे खड़ी है, तो आपको आईटीबीपी पता होना चाहिए कि चाइना, इंडिया चाइना बॉर्डर पे, ठीक है। फिर अगर आपसे नेक्स्ट पॉइंट आया है, आप मैच कीजिए बीएसएफ को, तो बीएसएफ दो जगहों पे खड़े हैं, दो बॉर्डर्स पे, और बहुत सिंपल है समझना, याद करना भी आपके लिए। एक एक बेसिकली पाकिस्तान और एक बांग्लादेश है, तो बीएसएफ यहाँ पे है, ठीक है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। बड़ा सिंपल है, खुद सोचिए, पाकिस्तान पहले बांग्लादेश में तो पाकिस्तान था, तो एक ही था, तो पाकिस्तान पे ही थे दोनों, तो आप इस तरह से याद कर सकते हैं, ठीक है। तो आईटीबीपी हो गया, और हमने बीएसएफ देख लिया। एसएसबी कहाँ है? नेपाल में है, नेपाल के बॉर्डर पे खड़ा है, ठीक है, नेपाल भूटान के। और क्या बच गया? असम राइफल्स। असम राइफल्स कहाँ है? असम राइफल्स म्यांमार वाले बॉर्डर पे है। तो ये कुछ है जो बेसिक चीज़ें आप याद कर लीजिए। अब यहाँ पे क्या है, मिस्टर शाह ने ये कहा है 2024 के इलेक्शन से आने से पहले पहले हम 100 दिन की, ये भी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने रेकमेंड किया था, आपको याद होगा, विंटर सेशन में हमने डिस्कस किया था। तो इन्होंने यही कहा है कि हम 100 दिन की लीव बेसिकली इन फोर्सेज के लिए प्लान कर रहे हैं, जिसमें इस 100 दिन की लीव में वो हॉलीडे पे अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, रह सकते हैं, या फिर हेडक्वार्टर्स में भी रह सकते हैं। तो बेसिकली ये इनके लिए बात की जा रही है, सिंस ऑफ कोर्स दे डिजर्व इट, दे डिजर्व अ लॉट, आई थिंक दे आर द रियल हीरोज। तो उनके लिए जितना कम किया जाए उतना कम है। Was doing my first, says bus driver who stopped to help Pant after car accident. Why are we discussing it? एक तो पहली बात इसीलिए, आपको याद होगा रिसेंटली हमने स्टैट्स देखे थे, डेटा देखा था कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा रोड एक्सीडेंट्स हो रहा है। तो तब मैंने आपको बताया था स्टार्ट हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं और ये क्यों इंपॉर्टेंट है। इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि साइरस मिस्त्री जी का जो रोड एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद हमने बहुत सारे 2 बेड सिस्टम, 3 बेड सिस्टम, 3 पॉइंट बेड सिस्टम, इस तरह की चीज़ें देखी, क्या अच्छी प्रैक्टिसेस हैं रोड सेफ्टी के लिए। फिर हमने अभी डेटा देखा, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, ओके। फेटलिटीज़ देखी कि सबसे ज़्यादा 18 to 49 ईयर्स में हो रही हैं। ये सारा डेटा हमने देखा। और साथ ही में अब ऋषभ पंत, देखिए जो आंसर्स होते हैं ना, जो क्वेश्चंस आते हैं, वो इसी तरह के जो सबसे कॉमन हॉट इश्यूज हैं जो हुए हैं, जो कहीं ना कहीं पब्लिक पर्सनालिटीज़ पे भी बेस्ड हैं, वही होते हैं। पर आपको एक फुल फ्लेजेड अच्छा कॉन्क्रीट मैटर प्रिपेयर करना है उस पर। तो आप वो जो हमने रिपोर्ट देखी थी, रोड सेफ्टी रिपोर्ट देखी थी, आप उसका डेटा लिखिए। और साथ ही में देखिए जिस तरह के वे फॉरवर्ड, जिस तरह की गुड प्रैक्टिसेस, इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस, जब कुछ विजन आईएएस की मैगजीन में आ चुकी है, आई बिलीव आप वहाँ से प्रिपेयर कीजिए। और साथ ही में देखिए क्या है कि जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि हिमाचल प्रदेश में क्या होता है, प्रिडिक्टिव पुलिसिंग होती है। अगर बाई चांस कार एक्सीडेंट, रोड एक्सीडेंट पे कोई केस स्टडी आती है, एथिक्स के पेपर में केस स्टडीज ऐसी ही आती हैं, ठीक है, बिल्डिंग कोलैप्सेस, कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग कोलैप्सेस, इस तरह के, क्योंकि केसेस जब एक साल में चल रहे होते हैं तो फिर वो केस स्टडी बन के आ जाती हैं। तो अभी जो कोटा सुसाइड हुई है, इसीलिए हमने उस पर केस स्टडी डिस्कस की थी। तो जब केस स्टडी आती है तो आप लिखिए प्रिडिक्टिव पुलिसिंग के बारे में हम हिमाचल प्रदेश का मॉडल डिस्कस कर चुके हैं। वहाँ पे क्या होता है कि ये प्रिडिक्टिव पुलिसिंग में क्या होगा, क्या पैटर्न बनाइए। जब हम पैटर्न बनाने पुलिस बैठती है, उन्हें पता चलता है कि रोज शाम को 6 बजे सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, और शाम को 6 बजे के साथ साथ एक पर्टिकुलर मोड है जहाँ पे फेंसिंग नहीं है प्रॉपर्ली, वहाँ पे सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट्स हो रहे हैं और डेथ्स हो रही हैं। तो यू गेट अ पैटर्न, यू ऑलरेडी आप बैठ चुके हैं, आप उस पैटर्न में रीच कर चुके हैं। तो आप क्या करेंगे, आप बाहर आपने बाकी जगहों पे, फालतू जगहों पे पर्सनल डिप्लॉय किए हुए हैं, वहाँ से आप थोड़ा सा हटा के पर्सनल को उस जगह पे लगाइए जहाँ पे सबसे ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। आप 6 बजे पर्सनल डिप्लॉयमेंट बढ़ा दीजिए, आप अपने आप अच्छे रिजल्ट देखेंगे। तो केस स्टडी में आप हिमाचल प्रदेश का मॉडल तो ज़रूर लिखिए, हिमाचल प्रदेश का प्रिडिक्टिव पुलिसिंग मॉडल। तो ये ऋषभ पंत जी का जो भी बेसिकली यहाँ पे हुआ है, ये आप ह्यूमैनिटी एथिक्स में एग्जाम्पल, जो कंपैशन वगैरह ये सब कुछ आप पढ़ते हैं, जो अभी भी बिल्कुल बाकी है ऑफ कोर्स, तो आप ये लिख सकते हैं एथिक्स में एग्जाम्पल है कि कैसे जो हरियाणा रोडवेज बस ड्राइवर सुशील कुमार जी और कंडक्टर, आप कंडक्टर और बस ड्राइवर लिख सकते हैं, नाम लिखने की जरूरत नहीं है, कैसे उन्होंने क्रिकेटर ऋषभ पंत को बचाया, एंड दे बिलीव दैट इट वाज अ सेंस ऑफ ड्यूटी इन देम, जो उनको बचाना ही था, ठीक है। तो ये इन्होंने लिखा। और साथ ही में देखिए एक और चीज़, जब आप रोड एक्सीडेंट्स की बात कर रहे हैं तो आप विंटर वाली प्रॉब्लम लिख सकते हैं, सब कोई डेटा से पता चलता है ना।
ओके तो विंटर वाली चीज़ लिखिए आप कि उसमें इतना ज़्यादा फॉग है, स्मॉग है, तो उससे विजिबिलिटी कम हो जाती है। तो टेक्नोलॉजी कहाँ पहुँच गई है? अगर हम कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी के इस एरा में डिसएनफ्रेंचाइजमेंट नहीं हो सकती माइग्रेंट बेस्ड, तो फिर यहाँ पे भी तो नहीं हो सकता ना। कब तक हम फॉग की वजह से इस तरह के एक्सीडेंट्स होते रहेंगे? व्हाई इजंट टेक्नोलॉजी कमिंग अप इन दिस सेक्टर? समथिंग हैज़ टू बी डन। कार्स में कोई विजिबिलिटी का कुछ होना चाहिए, फॉग रिमूवल का कोई टावर्स होने चाहिए, कुछ तो होना चाहिए ना। समथिंग हैज़ टू बी डन इन दिस सेक्टर एज वेल। Thank you so much. Please like the video, and I hope you understood all of it, and that's it. I would just check कि अगर कोई basically यहाँ पे article रह गया है तो no. Okay. Oh no, I was left with an article. I'm really sorry. As she says, China entering new phase. WHO seeks COVID data transparency. तो बेसिकली बस इतना ही है. शी जिनपिंग ने कहा है कि एक मुश्किल फेज में हम एंटर कर रहे हैं, पर हम पीस के लिए खड़े रहेंगे एंड ऑल ऑफ दैट. लेकिन WHO ने कहा है कि आप डेटा टाइम टू टाइम शेयर कीजिए, कितनी डेथ्स हो रही हैं, किस तरह का वेरिएंट है, जीनोमिक सीक्वेंसिंग डेटा सब कुछ शेयर कीजिए. ट्रांसपेरेंसी, डेटा ट्रांसपेरेंसी की बहुत ज़रूरी है. थैंक गॉड WHO इज सेइंग इट, क्योंकि जब कोविड आया था स्टार्टिंग में WHO ने तो कुछ बताया ही नहीं था कि वुहान में इस तरह के केसेस भी आ रहे हैं. सो थैंक यू सो मच. प्लीज़ लाइक द वीडियो.